वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है इंडिया की रैंकिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्लोबल इंडाइसेस पे इंडिया का रैंक क्या क्या है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, कंपटीटिवनेस इंडेक्स में क्या है, करप्शन इंडेक्स में क्या है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वाया स्टेटमेंट या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी, एसएससी या और भी किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा इंडाइसेस आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग वेल अवेयर हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना। इसको बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया था। इसमें अमर्त्य सेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसमें बेसिकली 3 क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मींस कोई भी व्यक्ति एक देश में औसतन कितनी उम्र तक जीता है। जैसे भारत में लगभग ये 72 ईयर्स का है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में भी 2 क्राइटेरिया आती हैं, सब कैटेगरी होता है। एक होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड द सेकंड वन इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मींस कहने का मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति लगभग कितने वर्षों तक स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो ये लगभग आपका 13 वर्षों के आसपास है, ठीक है। 12 पॉइंट समथिंग 13 के आसपास है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मींस किसी भी देश में कोई व्यक्ति किस स्तर पे जीवन व्यतीत करता है। कहने का मतलब है उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर वो रह रहा है तो किस प्रकार का भोजन कर रहा है, अगर वो रह रहा है तो किस प्रकार के मोहल्ले में रहता है, XYZ चीजें। तो इसको बेसिकली नापा जाता है आपके पर कैपिटा इनकम से, कि आपके देश का पर कैपिटा इनकम क्या है एट PPP, ठीक है ना, नॉट एट नॉमिनल कॉस्ट, एट PPP। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। तो भारत का अगर मैं PPP के बारे में बात करूं तो औसतन पर कैपिटा इनकम कितना है, तो लगभग ये $9,000 के आसपास रन कर रहा है। अगर मैं नॉमिनल के आसपास में बात करूं तो $2500-2600 के आसपास ये है, ठीक है। अब इन तीनों का औसतन 1/3 एंड 1/3 अगर हम कैलकुलेट करें और रैंकिंग करें बिटवीन 1 to 100, तो भारत का जो आपको रैंक बनता है वो 130 है। अब 130 है, इसमें मतलब ये नहीं कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, ये कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा है। अगर मैं लास्ट कुछ सालों के इंडाइसेस के बारे में बात करूँ तो ये लगभग 135 था, फिर 133 हुआ, फिर 132 हुआ, और अभी 2025 का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 130 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने इंडाइसेस की तरफ मूव करते हैं। आता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव या किसी भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मींस कहने का मतलब है कि आपके देश में कितने लोग भूखे पेट सो रहे हैं। आम भाषा में बात करूँ तो ये जनरली पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपको पहला चीज़ याद रखना, मैं ऊपर बताना भूल गया, ये UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कि इंडिया जो है 102 रैंक पे है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। मींस इंडिया में स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो कि हंगर से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुल 4 पैरामीटर्स हैं, 4 मेथोलॉजी है जिसके अंतर्गत इस चीज़ को मेजर किया जाता है। सबसे पहला आपको अंडर नरिशमेंट है, सबसे पहला कैटेगरी। उसके बाद है चाइल्ड स्टनिंग, उसके बाद है चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। चाइल्ड मोर्टैलिटी कहने का मतलब है कि कितने बच्चे की मृत्यु हो रही है 5 साल से कम उम्र में। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे कितने लो वेट वाले हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग मींस लो हाइट वाले बच्चे कितने, अंडर 5 का है। और अंडर नरिशमेंट मींस कितने बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, ठीक। इनका BMI 18 से लो है, 18 से भी लो है BMI। 18 से लो अंडर नरिशमेंट आता है, 18 से आपका लगभग 24 तक अगर BMI आता है आपका परफेक्ट है, 24 के ऊपर होता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 18% ऑफ द चाइल्ड आर अंडर चाइल्ड वेस्टिंग, 18%, 18.7%, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है पूरे, अगर जितने भी देशों का किया गया था, लगभग 1 2 3 कंट्रीज का सर्वे करती है। इसमें 18.7% जो है चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट है इस सब सेक्शन में। उसके बाद चाइल्ड स्टनिंग रेट भारत में क्या है, तो चाइल्ड स्टनिंग रेट है आपका 32.9%, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर नरिशमेंट है, टोटल 12% जो बच्चे हैं अंडर नरिश्ड हैं। उसके बाद चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट आपका 2.8% के पास होवर करता है। तो ये आपको डेटाज इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि इंडिया है सेकेंड हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग नंबर इन अंडर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। आपके स्टेटमेंट करेक्ट बताने होंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे करके आपको बताने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हमेशा ऑब्जेक्ट करता है कि इसके जो मेथोलॉजी है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छे से नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मींस एक किसी भी देश में कितना इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन हम कैसे जनरली फाइंड आउट करते हैं कि आपका पेटेंट कितना हो रहा है, आप कितना पेटेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इंस्टीट्यूशन, आपके साइंटिस्ट या एक नॉर्मल ह्यूमन कितना पेटेंट कर रहा है। इस बेसिस में जो भारत का रैंक है वो 38 है, लेटेस्ट, जो कि बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ तो पहले ये 40 था, 40 से आपका 39 हुआ, देन टू 38, मीन्स इंडिया इज इम्प्रूविंग। टोटल जो है ये 139 नेशंस में से फाइंड आउट किया जाता है। मींस 139 नेशंस का किया जाता है और वाइपो के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। इसके टोटल 7 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज, टेक एंड क्रिएटिव आउटपुट। एक अगर रीजनल रैंकिंग के बारे में बात करूं तो रीजनल रैंकिंग में साउथ सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, सेंट्रल एंड
साउथ एशिया में भारत जो है फर्स्ट रैंक पे है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे ग्लोबल लेवल पे पूछ लिया जा सकता है या पूछ लिया जा सकता है सेंट्रल एंड मीन सेंट्रल एशिया में सबसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 1 है। स्टेटमेंट सही है गलत आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट पे, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट पे अगर मैं बात करूँ तो भारत ग्लोबली 22 स्थान पे है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर वेंचर कैपिटल्स के बारे में बात करूँ कि वेंचर कैपिटल्स में भारत का जो रैंकिंग है वो 4th है वेंचर कैपिटल्स में। अगर मैं उसके बारे में बात करूं कि एसेट्स के बारे में कितना न्यू एसेट्स क्रिएट कर रही है उसमें रैंक 8 पे है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है आपका जो बेस्ट सिटी है वो बेंगलुरु है, उसके बाद आपका दिल्ली आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मुंबई है, उसके बाद आपका चेन्नई है, ठीक है ना। तो ये आपके टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ हैं जिनको याद रखनी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंडाइसेस पे मूव करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए कंप्लीटली परसेप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ, मींस आप क्या सोचते हैं इस बेसिस पे रैंकिंग किया जाता है। मींस अगर आप मान लेते हैं कि ये सर्वे किया था, अगर भारत में 100 लोगों से रैंडमली सर्वे किया या उसमें से 90 लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं भारत में मुझे लगता है कि करप्शन है, तो रैंकिंग खराब हो सकती है। अगर 90 लोगों ने बोल दिया नहीं भारत में करप्शन नहीं है होने के बावजूद, तो रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। तो कंप्लीटली एक प्रकार का बायस्ड इंडेक्स है, तो इस पर उतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग को इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना। भारत का जो रैंकिंग है 2026 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो 91 पे है। टोटल 182 कंट्रीज़ को असेस किया जाता है, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर लेवल के जज किया जाता है, मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। अब मान लेते हैं यूएसए में कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर काम नहीं करती है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है यूएस की रैंकिंग अच्छी होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को असेस नहीं कर रहे हैं। क्या पता प्राइवेट सेक्टर में करप्शन होता हो जो मैनेज करती हो, ठीक है ना। और ये मैं बता दूँ ये ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इसका जो स्केलिंग होता है 0 से 100 के बीच में होता है। 0 मीन्स हाईली करप्ट, 100 मीन्स वेरी क्लीन, ठीक है ना। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके ब्राइबरी है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स है, स्टेट कैप्चर है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो भारत कितना स्कोर करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो ये 39 स्कोर करता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इंडाइसेस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडाइसेस आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होते रहता है हमारे इंडिया में, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बातचीत करते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। प्रेस फ्रीडम खत्म हो गई है, आप रिसेंटली अगर देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की तरफ से, ठीक है ना। इसमें आपको जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल कंटेस्ट होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, इकोनॉमिक कंटेस्ट होता है और सेफ्टी होता है, ठीक है ना। और इसमें टोटल 157 रैंक इंडिया होल्ड करता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये भी आपको ध्यान रखना, आउट ऑफ कितना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 157 कंट्रीज में किया जा रहा है, 157 रैंक है, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान में रखना। अगर मैं इसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो ये पहले 159 था, जो कि इंप्रूव होकर 151 हुआ, फिर 157 हुआ। अब ये देखिए रैंकिंग जो है वो गिरा, इसलिए ये रिसेंटली 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा डिबेट में था प्रेस वालों के द्वारा, मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, कि इंडिया जो है फ्रीडम कम है, पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इज़ अ वेल परफॉर्मर। तो आप सोच सकते हैं कितना बायस्ड हो सकता है। इंडिया हमेशा इस चीज़ पे एलिगेशन लगाता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसे देखिए बायसनेस इसलिए कहा जाता है कि ये कोई भी इंस्टीट्यूशन बायस्ड इसलिए होती है आपके रैंकिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप रैंकिंग अगर आपका बेहतरीन होगा तो आपके यहाँ एफडीआई बेहतरीन आएगी। अगर मान लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर भारत का बहुत बेहतरीन रैंकिंग पे होगा तो एफडीआई ऑब्वियस बात है ट्रैक करेगा, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत में इन्वेस्ट करना ज़्यादा आसान इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। अगर प्रेस फ्रीडम अगर भारत का बेहतरीन है, मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी प्रेस में आ जाती है, प्रेस जो है इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वो न्यूज़ में आ जाएगी, जनता वेल अवेयर होगी, ऑब्वियसली बात है। तो एफडीआई इंक्रीज होगी, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल स्तर पे कंट्रीज जो है, बड़ी कंट्रीज जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं अलग अलग इंडाइसेस को कि किसी भी देश का खराब करो या अच्छा करो। ऑब्वियसली बात है आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वेल परफॉर्मर है इंडिया से, तो आप सोच सकते हैं किस स्तर का ये रैंकिंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं ओके मैं एक और चीज़ बता दूं कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल इंडिकेटर में 160 रैंक होल्ड करता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर में 144 रैंक होल्ड करता है, आपको सेफ्टी में आपको करता है लगभग 157-58 रैंक होल्ड करता है, ठीक है ना। एंड आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर मैंने हो गया, लीगल फ्रेमवर्क्स में आपका करता है 141। तो ये भी आपको याद रखने का दरकार नहीं, ऑब्वियसली बात है इंडिया इस पे ऑब्जेक्ट बहुत करता है, तो इसलिए एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है। बस आपको याद रखना है कि इंडिकेटर्स क्या है और इंडिया का रैंकिंग क्या है। और रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, रैंकिंग पहले इंप्रूव हुआ, 159 से 51 हुआ, फिर डिग्रेड हुआ, तो ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अगर मैं रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो 131 रैंक होल्ड करता आउट ऑफ 148 कंट्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 148 कंट्रीज 131 रैंक होल्ड करता है। इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। डायमेंशंस क्या क्या है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन महिलाओं का कितना है,
पहला तो ये, एजुकेशन लेवल कितना है, मेल वर्सेस फीमेल का कितना है, हेल्थ कितना है, मीन्स सेक्स रेशियो कितना है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। अगर वुमेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करूँ तो 74 ईयर्स है, ठीक है ना, मेल का 70 है, इसलिए बीच में 72 पे आता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना है, मीन्स आपके लोकसभा में, आपके राज्यसभा में, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना है। अगर मैं बात करूँ आपका लेटेस्ट लोकसभा में तो लगभग 14% के आसपास पार्टिसिपेशन है, जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, ठीक है ना। आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 42%, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली वुमेन जो है वो हाउस वाइफ के रूप में वर्क कर रही है, ठीक है। एजुकेशन अटेनमेंट अच्छा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू मेन। हेल्थ एंड सर्वाइवल अच्छा है, लेकिन दो चीज़ खराब है, आपका पॉलिटिकल इंपावरमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, पंचायत में बहुत बेहतरीन है, पंचायत स्तर पे बहुत बेहतरीन है, लेकिन अपर लेवल पे बहुत कम है। एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अभी स्टिल इंप्रूव हो रही है, तो ये 42% के आसपास है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंडाइसेस पे आते हैं आपका, आई डोंट थिंक ये ऐसे क्यों हो गया है। इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले ये 10th रैंक पे था, ये यहाँ पे इरेज हो गया, आई डोंट थिंक कैसे हुआ, आई डोंट नो। अभी जो करंटली है 2026 का जो डेटा है उसके हिसाब से 23rd रैंक पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पे। इसके 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले ये जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। अब ये क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस का आपके देश में कितना इमिशन होता है, 40% वेटेज है। रिन्यूएबल एनर्जी का आपका देश में कितनी कैपेसिटी, मीन्स आपके यहाँ सोलर कितना लगा हुआ है, न्यूक्लियर कितना लगा हुआ है, ठीक है। एनर्जी यूजेस कैसा है, मीन्स एनर्जी यूज़ कहने का मतलब आप उस एनर्जी का यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उस एनर्जी का यूज़, मान लेते हैं आप सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस एनर्जी का यूज़ आप कर रहे हैं इमिशन में, ठीक है ना, तो ये एक बैड थिंग है उस चीज़ पे। फिर क्लाइमेट पॉलिसीज़ क्या है, लेजिस्लेचर क्लाइमेट पॉलिसीज़ को कैसे ध्यान में रखती है, आपका इन्वायरमेंटल लॉ किस स्तर पे कितना टाइट है या कितना लूज है, इस चीज़ पे बात किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस पे देखा जाए तो मीडियम परफॉर्मर है। उसके बाद रिन्यूएबल में भी मीडियम परफॉर्मर है, एनर्जी यूज़ में भी मीडियम परफॉर्मर है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी में लो है, जो कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। आपको पता है लगभग 240 गीगावाट्स सोलर एनर्जी कैपेसिटी हो चुकी है इंडिया के पास। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को आउटपेस कर चुका है, मीन्स 51% जो है भारत जो प्रोड्यूस कर कैपेसिटी, जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन स्टिल 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो स्टिल कोल से होता है, मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से किया जाता है, ठीक है ना। क्लाइमेट पॉलिसीज़ में ये मीडियम पे है। तो लो किस चीज़ पे है, रिन्यूएबल एनर्जी पे लो है, जो कि आई थिंक अभी अपडेट होगा तो ये भी मीडियम पे चला जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्टली बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रहा है इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगर मैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहने का मतलब है कि भारत ग्लोबल स्तर पे उसकी जो सैन्य क्षमता है वो कितनी है, तो चौथे स्थान पे है ग्लोबली, ठीक है। अब इसमें जो क्राइटेरिया होती है वो मिलिट्री रिसोर्सेज, मीन्स आपके मिलिट्री में कितना मैन पावर है, कितना आप हेवी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक आपका कैसा है, मीन्स मिलिट्री लॉजिस्टिक कैसा है, अगर वॉर होता है तो बॉर्डर पे मिलिट्री इंस्टेंटली पहुंच सकती है कि नहीं, कितना देर लगता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स आपको इंक्लूड किया जाता है, मीन्स आपका बॉर्डर का साइज़ कितना है। मान लेते हैं कि आपका 1000 किलोमीटर का बॉर्डर का साइज़ है, लेकिन कितना एसेसिबल साइज, मीन्स एसेसिबिलिटी कितना है, आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं अपने बॉर्डर को। हिमालय में आप नहीं कर सकते हैं, बहुत लो है, ठीक है ना, लेकिन आप राजस्थान में कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बांग्लादेश की तरफ देखें तो सुंदरवन डेल्टा की तरफ लो है, तो ये भी मैटर करता है। फिर आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितना, मीन्स आप बजट कितना स्पेंड करते हैं अपने मिलिट्री पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पर आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट रैंक होल्डर यूनाइटेड स्टेट है, सेकेंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, एंड फोर्थ पे इंडिया है, एंड फिफ्थ पे साउथ कोरिया है। अब बेसिकली आपको ये 5 याद रखना है इंपॉर्टेंटली, साउथ कोरिया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें याद रहता है, साउथ कोरिया याद रखना है कि इसमें स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा साउथ कोरिया होल्ड्स 3rd रैंक इन फायर पावर इंडेक्स। आपको स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, आपको बताना है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको एक्जैक्ट याद होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया जो है 44th रैंक होल्ड करता है एज पर 2026 डेटा। ये IMD बिजनेस स्कूल के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली एसेस करता है कि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपेसिटी कितना है, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है। मीन्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहने का मतलब आपका GDP किस तरह से ग्रो कर रहा है, आप अपने FDI किस प्रकार से आ रही है आपके देश में, ठीक है ना, FDI का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्पेस पे बना रहे हैं, XYZ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इफिशियंसी, गवर्नमेंट इफिशियंसी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर 1 रुपये इन्वेस्ट कर रही है तो आउटपुट कितने रुपए का कर पा रही है, इफिशियंसी, ठीक है ना। अगर सरकार आपको एक डैम बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगे हैं तो क्या सरकार उस 1000 करोड़ से 5000 बना पा रही है या वो 500 बना पा रही है, प्रॉफिट में लॉस में, ये आपके गवर्नमेंट इफिशियंसी होगी, ठीक है ना, जिसमें फिस्कल पॉलिसी सब आती है। उसके बाद बिजनेस इफिशियंसी होगी, जो आपके देश में बिजनेसेस हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मीन्स बेसिक टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक लेवल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरीन कर रहे हो लेकिन आप आज भी प्रिमिटिव मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, आपके पास ट्रैक्टर्स नहीं है, आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, आप अभी भी पेस्टिसाइड्स आप आउटडेटेड यूज़ कर रहे हैं या डेंजरस पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी आप बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं, अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल 70 कंट्री को एसेस किया जाता है, जिसमें 44th रैंक है। तो ये आपको फर्स्ट जो है आपका ऑब्वियस सी बात है सिंगापुर है, उसके बाद हांगकॉन्ग है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ब्रिक्स नेशन के बारे में बात करूँ कि ब्रिक्स नेशन में सबसे रैंक कौन सा है, तो इंडिया जो रैंक सेकेंड पे है, ठीक है ना, चाइना फर्स्ट पे है। ब्रिक्स नेशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मीन्स चाइना के बाद आपका जो आएगा सीधा सीधा इंडिया, उसके बाद रशिया, ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ब्रिक्स जो है हमेशा न्यूज़ पे रहता है कि ब्रिक्स की कोई समिट हुई, उसमें फिर आपको वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स को इंक्लूड करके पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी एक पर्सपेक्टिव के रूप में फाइंड आउट किया जाता है। भारत 116 रैंक होल्ड करता है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़, ठीक है ना, और एज पर 2026, ठीक है। और गैलप वर्ल्ड पोल इवैल्यूएशन के द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना, मोस्टली रिलीज़ किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें 6 कोर वेरिएबल्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है ना, पर कैपिटा आप पीपीपी के नाम पे ले लें तो $9,000 के आसपास है। फिर आपका सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कहने का मतलब है कि आप ओल्ड एज पेंशन कितना दे रहे हैं, या आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, आपका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप सर्विस जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सर्विस एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियस सी बात है 72 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, मीन्स कहने का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा जैसे कहने का मतलब है कि अगर आज आप, ठीक है, आज आप सोचते हैं कि आपको एक कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए आपको पास लोन चाहिए, तो लोन इजीली अवेलेबल हो, ये कहने का मतलब फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, मीन्स लोग कितने हेल्पिंग नेचर के हैं, करप्शन का क्या स्तर है, इस चीज़ को असेस किया जाता है। और इस चीज़ के असेसमेंट में भारत जो है 116 रैंक होल्ड करता है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़, ठीक है ना। टॉप रैंकर आपका फिनलैंड है, ठीक है ना, लगातार 9वें साल, ठीक है ना, लगातार पिछले 9 सालों से फिनलैंड जो है आपका रैंक होल्ड करके रखता है। नेपाल का जो रैंकिंग है वो 99 है, नियर बॉर्डर का भी जान लीजिए आसपास का, नेपाल 99th पे है। पाकिस्तान 104 पे है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान 104 पे है, नेपाल का तो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान 104 पे, जहाँ पे एक टाइम खाने की भी किल्लत पड़ी हुई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। फिर बांग्लादेश 127, श्रीलंका 134, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरह से सारे इंडाइसेस जो हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं, अनबायस्ड भी हो सकते हैं। इंडिया का मोस्टली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे भी यही एलिगेशन है कि ये कंप्लीटली बायस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे आगे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने आंसर राइटिंग में। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिख रहे हैं तो आपको इस चीज़ को सपोर्ट भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग्स में इवैल्यूएटर से चेक करते हैं कि आप कितने नेशनलिस्ट हैं और या कितने आप एंटी नेशनल हैं, कितना आप फॉरेन पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, कितना क्रिटिक दे सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में या करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग खराब है, इस पर आप कमेंट करिए तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं खराब ही है, खराब बात कर रहे हैं। आपको ये तथ्य रखना होगा कि ये बायस्ड हो सकता है, और क्यों बायस्ड हो सकता है, बायस्ड होने का क्या रीज़न हो सकती है, क्यों कंट्रीज चाहेंगे इंडिया का रिपोर्ट बायस्डनेस पे निर्भर करें, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस से यूपीएससी को आसान करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।